बीजेपी का जो धर्म का और इसका जो पुल था वो भी फट गया। कोई ऐसा धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल नहीं है बद्रीनाथ से लेके रामेश्वरम तक जो बीजेपी ना हारी। भगवान ही उनसे नाराज हो गए। क्यों हुए ये वो अपना गिरेबान में झांक कर देखिए। तो बीजेपी से भगवान नाराज हैं। बीजेपी को भगवान सबक सिखा रहे हैं। ये बात आज छोटे से लेकर बड़े हर विपक्षी नेता की जुबान पर है। एक संदेश प्रभु ने भी दिया है। पहले अयोध्या हारी बीजेपी और अब बद्रीनाथ धाम हार गई। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद इंडिया अलायंस का जोश 7वें आसमान पर है, क्योंकि विपक्षी दलों के स्कोर बोर्ड पर 10 का आंकड़ा है, जबकि बीजेपी 13 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। जाहिर है, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हिमाचल से लेकर बंगाल तक उपचुनाव में बीजेपी को सदमा लगा है, मगर जीत की सबसे ज्यादा चर्चा उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की है और इस जीत को विपक्ष अयोध्या वाली जीत की तरह देख रहा है, दिख भी रहा है और प्रोपगेट भी कर रहा है। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि भगवान बीजेपी से नाराज है और बीजेपी का जो धर्म का और इसका जो पुल था वो भी फट गया है। कोई ऐसा धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल नहीं है बद्रीनाथ से लेके रामेश्वरम तक जो बीजेपी ना हारी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या हारी, चित्रकूट हारी, सीतापुर हारी, जहां जहां भगवान राम गए, और चले जाइए वहां तक आखिर रामेश्वरम तक, रामनाथपुरम रामेश्वरम में हारी। तो अब उनका वो खेल खत्म है। बेईमानी प्रशासन के जरिए या अन्य साधनों से न कराई जाए तो किसी राज्य में अब बीजेपी। बद्रीनाथ में जैसे कि आप लोग जानती हैं, आप लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़े धार्मिक स्थल है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और वहां पे भगवान वास करते हैं। तो बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि अब तो भगवान ही उनसे नाराज हो गए। क्यों हुए ये वो अपना गिरेबान में झांक कर देखिए। इंसान को इंसान समझें, हर धर्म के मानने वाले को अपना भाई समझें। शनिवार को जब से विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं, तभी से इंडिया अलायंस के सभी नेता खुशी से उछल रहे हैं। कोई इसे बीजेपी के अहंकार की हार बता रहा है तो कोई धर्म की राजनीति की हार बता रहा है। कांग्रेस अति उत्साह में है। जीत के बाद राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। राहुल ने लिखा, 7 राज्यों में हुए उपचुनाव में भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। वहीं अलका लांबा ने लिखा है, अयोध्या और चित्रकूट के बाद बद्रीनाथ धाम में इंडिया की जीत ने धर्म के ठेकेदार बनकर राजनीति करने वालों को संदेश दिया है। पहले लोकसभा में बीजेपी को फैजाबाद सीट पर मिली हार और अब विधानसभा उपचुनाव में बद्रीनाथ धाम में मिली शिकस्त। जाहिर है, मौका है, दस्तूर भी है, इसीलिए चित्रकूट से लेकर प्रयागराज और नासिक से लेकर रामेश्वरम तक बीजेपी की हार का जिक्र किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम की हार को प्रभु का संदेश बताया जा रहा है। एक संदेश प्रभु ने भी दिया है। पहले अयोध्या हारी बीजेपी और अब बद्रीनाथ धाम हार गई। यही नहीं, बीजेपी, अयोध्या, ये सब राम जी से संबंधित जगह हैं। अयोध्या, सीतापुर, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट, कोप्पल, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम सब हारते हुए अब बद्रीनाथ भी हार गई। उत्तराखंड में हम 2 सीट जीते, मंगलौर और बद्रीनाथ धाम की। कहने वाले बीजेपी के कह रहे हैं मंगलौर में मुस्लिम ज्यादा है, बद्रीनाथ में तो 98% हिंदू है। क्या कहिएगा वहां क्यों हार गए? और मंगलौर में जो प्रशासन के साथ मिलकर गंद करी थी चुनाव के दौरान, जो रक्त रंजन किया था, जो मुस्लिम मतदाताओं को जबरन वोट ना देने दिया था, उसका परिणाम सामने है। बीजेपी सिरे से हार गई। सुना आपने, इंडिया अलायंस इस जीत को बीजेपी पर ईश्वरीय प्रकोप साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। मगर सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा है? इसे जानने के लिए पहले चुनावी नतीजों को समझना जरूरी है। विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर मिली जीत के बाद इंडिया गठबंधन जश्न में डूबा है। लोकसभा चुनाव के बाद ये उपचुनाव सियासी दलों के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा की तरह था।
सत्ता के इस नंबर गेम को सियासत के फिटनेस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि इस चुनाव से तय होना था कि इंडिया गठबंधन अपनी जीत को बरकरार रखेगा या फिर एनडीए को जीत का बूस्टर डोज मिलेगा। ये चुनाव 7 राज्यों में था, जहां उत्तराखंड में सभी 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। हिमाचल की 3 सीटों में से 1 पर बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी जीत गई। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट बीजेपी ने जीती। तमिलनाडु की विक्रवंदी सीट पर डीएमके ने अपना परचम लहराया। जबकि बिहार के रुपौली में बड़ा खेल हुआ। यहाँ एनडीए और इंडिया दोनों देखते रह गए और निर्दलीय उम्मीदवार बाजी मार गए। यानी जिन 13 सीटों के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस को 4 सीट, टीएमके को 4 सीट, बीजेपी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 1, डीएमके को 1 और निर्दलीय को भी 1 सीट पर जीत मिली। अब उत्तराखंड की जिस बद्रीनाथ धाम की सीट की जीत को लेकर कांग्रेस इतनी उत्साहित है, उसका समीकरण समझ लीजिए। मंगलौर सीट पर भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने 422 मतों से हराया। वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5224 मतों से पराजित किया। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। कांग्रेस ने मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीट जीतकर उत्तराखंड में कमाल कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नफे नुकसान के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मंगलौर सीट पहले बीएसपी के पास थी। इसी तरह बद्रीनाथ सीट पर पहले भी कांग्रेस का कब्जा था। असल में बीजेपी के सामने सीट को हथियाने की चुनौती थी, जिसमें वो सफल नहीं हो सकी। यानी बद्रीनाथ की सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब इसे पार्टी अयोध्या से जोड़कर ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे बीजेपी को भगवान विष्णु का श्राप लगा हो। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1 महीने पहले भी फैजाबाद लोकसभा सीट की जीत को लेकर अयोध्या की जीत बताकर उसे भी इंडिया अलायंस ने काफी प्रचारित किया था। सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ अयोध्या अयोध्या किया, जिस पर सदन के दोनों ही सदनों में काफी रोचक चर्चा भी हुई। महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं? देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय, मैं कह रहा हूं, ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, चलिए उत्तराखंड के बाद अब आते हैं दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर। यहाँ 3 सीटों पर उपचुनाव था, जिसमें देहरा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह को हरा दिया। नालागढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया, जबकि हमीरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया। यानी हिमाचल में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती और बीजेपी ने 1 सीट। अब नफे नुकसान के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही फायदे में रहे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की इन तीनों ही सीटों पर पहले निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था। इसी तरह बात अगर पंजाब के जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट के उपचुनाव की जाए तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहिंदर भगत ने बीजेपी के शीतल अंगुराल को शिकस्त दी है। लेकिन ये सीट पहले भी आम आदमी पार्टी के पास थी और शीतल अंगुराल आपके विधायक थे, जिन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हार जीत का समीकरण साफ बयां कर रहा है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को जिस बड़े नुकसान की बात करके इसे भगवान के श्राप से जोड़ रहा है, वो कम से कम पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में सही नजर नहीं आता। बीजेपी ने हिमाचल में कुछ पाया ही है, गवाया नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाने के बाद अब अमरवाड़ा विधानसभा का रण जरूर जीत लिया है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बीजेपी को उत्साहित करने वाले हैं, क्योंकि अब से पहले हुए 14 चुनावों में कांग्रेस ने यहां 11 बार जीत दर्ज की थी। बीजेपी बीते 10 साल से कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पर कब्जा करने के अभियान में लगी हुई थी और आखिरकार
अब उसे सफलता मिलनी शुरू हो गई है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे यह भी बता रहे हैं कि कमलनाथ का जनाधार धीरे धीरे खिसकने लगा है। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि उनके कई समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इन उपचुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान की बात की जाए तो सिर्फ पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां बीजेपी ने अपनी जीती हुई 3 सीटें खो दी। मानिकतला सीट पहले से टीएमसी के पास थी, अब भी टीएमसी के पास है। रायगढ़ सीट पहले बीजेपी के पास थी, इस बार टीएमसी ने उसे जीता। इसी तरह बादगा और रानाघाट दक्षिण में भी कमल मुरझाया है और टीएमसी की राजनीतिक दीवार मजबूत हुई। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 3 से 77 सीट का सफर तय किया था, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव में और अब इस उपचुनाव में 4 सीटों पर मिली हार राज्य में कहीं न कहीं पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। The trend is very clear. Even earlier mandate also, it is not in favor of NDA. It is favor of India, and it is not favor of BJP. Collectively, they all got 46% vote, and India itself have got 51% vote. So mandate is against of them, and now again they have started the agency Raj. असल में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे की ये कहानी काफी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसने इंडिया अलायंस को एक बार फिर अयोध्या के बाद बद्रीनाथ धाम का नाम लेकर राम के नाम पर बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया है। मोदी विरोधी इसे बीजेपी पर प्रभु के प्रकोप से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन दमखम की असली परीक्षा साल 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में होगी। हालांकि बीजेपी और इंडिया अलायंस के लिए 2-2 हाथ करने का मौका जल्द ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मिलेगा, जिसके लिए दोनों ही तरफ से जबरदस्त तैयारी की जा रही है। अखिलेश अपने पीडीए फॉर्मूले को धार देने में जुटे हैं, जबकि बीजेपी लगातार चुनावी नतीजों की समीक्षा में जुटी है। जमीनी स्तर पर भी खराब प्रदर्शन की वजहों की पड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी भी कीमत पर बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा, और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव में ओबीसी और दलित वोट का खिसकना, पार्टी के अंदर भीतरघात और संविधान बदलने वाले भ्रम को दूर करना जैसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी के 2500 नेता और पदाधिकारी गहन मंथन कर रहे हैं, क्योंकि मौका है उपचुनाव में इंडिया अलायंस को अयोध्या पर जवाब देने का। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी अयोध्या की हार के दाग को जरूर धोना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।